हाय, गुड इवनिंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। मैं मास्टर रुद्र आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगत और हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं एकदम बोर्ड एग्जाम की, नीट के लिए लगे हैं और जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है। तो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत का यह तीसरा लेक्चर है जो कंटिन्यू अपलोड हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़िए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो एकदम निसंकोच आप मुझ पे कमेंट्स करके पूछिए। मैं आपके आसपास का ही आपका भाई बंधु हूँ। मैं मास्टर रुद्र केमिस्ट्री वाला। ओके बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कंटिन्यू हम लोगों का चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत की। बच्चे नोट करें, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक ही समान फ्लुएंस से बोला जाएगा। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को लेकर के तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके थे उस दिन लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत स्पीड से और तरीके से उस दिन समझाया गया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन गुडबर्ग और वाक साहब ने जो दिया था, इसका एप्लीकेशन कैसे हुआ था। इसका एप्लीकेशन में मैं एक बार पुनः उस अपनी पुरानी बात को दोहराता हूं। और पुरानी बात हम लोगों की ये थी बच्चों कि हम लोग लिखे थे कि माना कि एक रिएक्शन चल रही है जिसको हम लोग बार बार मानते हैं। तो मैंने कहा था अप्लाई द लम्मा लॉ ऑफ मास एक्शन ओवर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के ऊपर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाओ। तो बच्चों, आपने कहा था, हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि r का k के पावर a और b के पावर b। क्या पढ़ा था उस दिन? मैं उस बात को फिर से नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग, मैंने कहा था कि इसमें समझना ज्यादा है। यदि आप बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं तो आप उसको याद भी रखिए। हो सकता है यह पूछ दिया जाए व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। फिलहाल लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? यदि रिवर्स रिएक्शन जो एक दिशा में चल रही है, इसका मतलब अनुत्क्रमणीय रिएक्शन है, तो ये मेरा अभिकारक पक्ष हुआ था, ये मेरा उत्पाद पक्ष था। मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन गुडबर्ग और वाक के नियम के अनुसार लिखना था। तो मैंने कहा था कि गुडबर्ग और वाक ने कहा था, मैंने नहीं, गुडबर्ग साहब ने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी कि जो जातियां अभिकारक पक्ष में उनकी मोलर सांद्रताओं का गुणनफल कर दो और आगे का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, यहां न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट a रहा है और यहां न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या था बच्चों? b था। वही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसके ऊपर चढ़ा दो। लॉ ऑफ मास एक्शन खत्म। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो प्यारे बच्चों, हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट, वेयर आई हैव माई, यस दिस इज द, अब हम लोग आज लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे बच्चों। इक्विलिब्रियम पे इसका एप्लीकेशन कैसा होता है। यानी कि अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के बजाय आप लॉ ऑफ मास एक्शन को शॉर्टकट में लिखिए। लॉ ऑफ मास एक्शन का साम्य रिएक्शन पर, साम्य अभिक्रिया पर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। यदि रिएक्शन साम्य चले, यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। चलो भैया, पहले तो हम ये बताएं व्हाट इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। साम्य अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, पहले बच्चे इसको समझें। साम्य अभिक्रिया क्या होती है भैया? साम्य अभिक्रिया का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि चूंकि हम लॉ ऑफ मास एक्शन को क्यों लगा रहे हैं, साम्य अभिक्रिया पे क्यों पढ़ा रहे हैं भैया, ऐसा है कि इसमें भी रासायनिक बलगत की उपयोग हो रही है, इसलिए हमने यह एक हेडिंग जो थी आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन करवा दिया। ये एक हेडिंग चल रही है। फिलहाल साम्य अभिक्रिया क्या है? तो साम्य अभिक्रिया को ऐसे समझ रहे हो कि मान लो एक बंदा ये है, इनका नाम ए है, एक बंदा ये है, भैया थोड़ा अच्छा बन जाए, ये
ये इसको बाजार में जाता है, टक्कर हो जाती है, ए वाला बी वाले को एक थप्पड़ मारता है और बी वाला तुरंत एक थप्पड़ वापस लौटा देता है। फिर ये इसको 3 थप्पड़ मारता है और ये बेचारा फिर ये भी इसको 3 थप्पड़ मारता है। तो लोग कहते हैं कि बराबर का मामला है। क्या कहते हैं? बराबर का मामला है। जितना इसके पीटने का रेट और इसके पिटाने का रेट, अगर जितना पीट रहा है इसको उतने पिटा भी रहा है तो रिएक्शन हो गई सामने। चलो दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। भैया सिंटेक्स की टंकी है पानी वाली, समरसेबल का पाइप, ये समरसेबल का पाइप है, समरसेबल से पानी आ रहा, टंकी भर रही है और जितना इसका डायमीटर है ये समरसेबल के पाइप का, उतना ही डायमीटर का यहाँ पर क्या नाम है, एग्जिट पाइप लगा दी गई है। यानी इधर से जितनी स्पीड से पानी जा रहा है इस टंकी में उतनी ही स्पीड से पानी निकल रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया कि आगे की दर और पीछे की दर यानी अग्र दिशा की दर और पश्च दिशा की दर जब बराबर हो जाती है तो उसी रिएक्शन को हम साम्य रिएक्शन कहते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। तो कोई बात, इसके पीटने का रेट इसके पिटाने का रेट बराबर है। अगर ऐसा हुआ होता कि अब ये इसको 1 थप्पड़ मारता और ये इसको 5 थप्पड़ मारता तो लोग यही कहते कि बी मजबूत है, यानी रिएक्शन इस दिशा में ज्यादा चली गई। तो जितना ये इसको जितना मार रहा उतना ये पा भी रहा है, जितना ये मार रहा है इसको उतना ये पा भी रहा, अग्र दिशा की दर और पश्च दिशा की दर। और भाई तो प्रति एकांक समय में होता था, हाँ वो मैटर आप समझ सकते हैं कि एट वंस तुरंत काम होगा, ये इसको पीटेंगे, समय की बात ही खत्म हो गई। उसी समय झगड़ा तो इंस्टेंट होता है, तुरंत हो गया। तो अब हम साम्य प्रक्रिया का एप्लीकेशन करते हैं। चलो माना कि हमारी पुरानी रिएक्शन, माना कि आई हैव ए रिएक्शन क्या है, ए मिलकर बी से पैदा कर रहे हैं सी प्लस डी सी टूट करके बन रहा है ए और बी। अब सुनो, यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तब कही जाएगी जब बच्चे कहेंगे कि अग्र दिशा की दर बराबर है बच्चों पश्च दिशा की दर के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहली बात तो इक्विलिब्रियम के लिए पहली बात है, देन इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्थापित हो चुका है। तो अब इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। चलो भैया देखिए, एक बार रिएक्शन ये है अग्र दिशा वाली, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र दिशा फॉरवर्ड, और ये रिएक्शन चल रही है बैकवर्ड। और कह रहा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी अग्र दिशा जिस दर से जा रही है उसी दर से का नाम पश्च दिशा आ रही है, तो इक्विलिब्रियम स्थापित हो जा रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, एक बार अभिकारक पक्ष इसको बनाओ, एक बार अभिकारक पक्ष इसको बनाओ। जब मैंने इसको बनाया तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया तो फर्स्ट हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आर एफ बराबर के एफ ए के पावर ए बी के पावर स्मॉल बी। चलो पहली बात तो ये आ गई। फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ये पश्च दिशा की जो दर है, बताओ इसके लिए यहाँ पे के एफ था, यहाँ पे के बी हो जाएगा। क्योंकि क्यों बोलो बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन दूसरी है और ये रिएक्शन उत्पाद पक्ष से अभिकारक पक्ष, यहाँ पे के एफ और के बी दोनों में अंतर हो जाएगा। तो के बी, चलो, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहली बात जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र दिशा की दर बराबर होती है पश्च दिशा की दर के। तो बताओ इन दोनों समीकरणों को, यानी फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इन दोनों को इक्वल कर दो, के एफ ए के पावर ए बी के पावर बी इज इक्वल टू के बी सी के पावर सी डी के पावर डी। बोलो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप एक ऐसा काम करते हैं कि के एफ और के बी, ये
ये क्या भैया नियतांक है, अग्र दिशा का नियतांक है और ये पश्च दिशा का नियतांक है। तो मैं एक काम करता हूं KF और KB में भाग दे देता हूं, डिवीजन करते KF अपान KB। तो बताओ KF अपान KB ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा ऐसे। आप उतार भी सकते हैं, एकदम लगातार उतारते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो इसमें कोई दिक्कत। और अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ये यहाँ आते हैं और यहाँ पे कुछ पाते हैं। क्या पाते हैं, चल भाई बताओ। फॉरवर्ड रिएक्शन का नियतांक और बैकवर्ड रिएक्शन का नियतांक और रिएक्शन है एक साम्य रिएक्शन। तो यहाँ KF और KB का जो रेशियो रहता है उसको KC कह देते हैं और KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य नियतांक कहते हैं। और KC हो जाता है भैया C के पावर C, D की सांद्रता के पावर D, A की सांद्रता के पावर A, B की सांद्रता के पावर B। और भैया ये हो गया साम्य नियतांक, ये साम्य नियतांक। अब KC क्या है, KP क्या है, ये हम लोग जब इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा। अभी तो मैंने इसलिए बता दिया भैया क्योंकि इसमें केमिकल काइनेटिक्स ये लग रही है कि अग्र दिशा की दर पश्च दिशा की दर जा रही है और लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ ही रहे हैं। तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे हो केमिकल काइनेटिक्स ये लग रही है तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है इसी चैप्टर में कि साम्य नियतांक अगर निकालना रहे तो ऐसा निकाल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं, हम करते हैं कुछ अच्छे उदाहरण। फिलहाल इसको उतार लीजिए। चलो भैया एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कोई समस्या हो तो आप कांटेक्ट कीजिए इस बात को लेकर के। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जिसको हैबर विधि हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ी कॉमन रिएक्शन हैबर विथ हाइड्रोजन, ऐसे लिखते हैं नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अकर। कौन सा कैटलिस्ट होता है बताओ तुम लोग। चलो 3H2 2NH3, दिस इज कैटलिस्ट उत्प्रेरक, ये है वर्धक प्रोमोटर। जो उत्प्रेरक को और अच्छा उत्प्रेरक बना दे उसे वर्धक कहते हैं। हैबर विधि में मॉलिब्डेनम वर्धक होता है और आयरन उत्प्रेरक होता है बच्चों। चलो हाँ ये रिएक्शन भैया साम्य बनानी है इसको, तो ऐसा करते थोड़ा इनको हटा देते हैं लिखने के लिए ऐसे। तो बताओ इसके लिए KC क्या लिखना था। इसके लिए KC में आपने ये पाया कि KC वाले में हमने इस KC पाना है तो हमें प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड करना है। उस वाले जो भी मैं निकाला उसमें आप देखिएगा प्रोडक्ट साइड की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट साइड की सांद्रता। तो इस हिसाब से KC हो जाएगा अमोनिया, बताओ भैया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 अपॉन नाइट्रोजन। बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन के ऊपर पावर चढ़ जाएगी 3। KC लग गया हैबर विधि पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ आयोडीन देन ए इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, दिस इज द रिएक्शन। देखो भैया यूपी बोर्ड वालों, आपका फरवरी में एग्जाम होगा और आपको ये ध्यान से समझना है क्योंकि एकदम आपके लिए बेसिक रिएक्शन, एकदम बेसिक रिएक्शन आपके लिए रिएक्शन है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। नीट वालों के लिए ये सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके लिए KC लिखना है, बहुत सही। KC बताओ प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड, बाकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लगाओगे तो KC हो जाएगा HI
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ क्या है H2 की सांद्रता कोफिशिएंट 1, I2 की सांद्रता कोफिशिएंट 1, ये निकल गया। कोई प्रॉब्लम? पढ़ते जाइए, इक्विलिब्रियम में ये काफ़ी खास काम करेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 भी दे देते हैं, लिखते रहो कंटिन्यू, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक योर नोट्स बाय इटसेल्फ, अपने से अपना नोट्स बनाइए। एक बहुत अच्छा रिएक्शन होता है भैया PCl5 का डिसोसिएशन, PCl3 और Cl2 में टूटता है। इसके लिए केसी बच्चे खुद लिखें, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नीट एग्जाम में यूनिट इत्यादि पूछी जाएंगी। क्या होता है जब इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे तो फिर ध्यान से पढ़ा जाएगा उस समय। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। उतार लो इसको ध्यान से, और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी NCERT की बुक ले लीजिए। NCERT की बुक आप लेंगे तो आप आराम से उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको हम लोग थ्योरेटिकल रूप से पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन करना आप सीखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा खत्म हुआ। जब लॉ ऑफ मास एक्शन खत्म हो गया तो हम लोग मालूम है क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंस कैसे है, रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस कैसे है। पहली बात बोली गई थी, पहली बात ये बोली गई थी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, उसने गुडबर्ग और वाग ने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज, और कैसे इंक्रीज होता आप पूरा तब से पढ़ ही रहे हैं। लेकिन उसमें मैंने 4 बात बताई थी कंसंट्रेशन के। पहली बात मैंने ये बताया था, ध्यान से सब लोग, पहली बात क्या बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दूसरी बात क्या बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकता है सांद्रता बढ़ने से। तीसरी बात क्या बताए थे कि सांद्रता बढ़ सकती है, हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड, कोनो प्रभाव न पड़े। चौथी बात क्या बताए थे कि कभी कभी रिएक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी उत्पाद की सांद्रता पर डिपेंड करने लगता है रेट ऑफ रिएक्शन। 4 बातें थी जिसमें पहली बात अभी खत्म हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन बाय द गुडबर्ग एंड वाग। वी हैव कंटिन्यूअसली रीडिंग इट, हम लगातार इसे तब से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर की जान, रेट लॉ और कंसंट्रेशन के बारे में जो हमने सांद्रता का लिखा है तो उसकी 2-3-4 बातें यहीं पे क्लियर होंगी। तो भैया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारी हेडिंग हो गई, बहुत ध्यान से पढ़ना है सभी लोगों को। पूरे केमिकल काइनेटिक्स की यही जान है। रेट लॉ हिंदी में कहते हैं बच्चे वेग नियम। पहले कुछ बातें नोट करते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या, पहली बात तो यही लिखा दे रहा हूं, यह प्रायोगिक सत्य है। पहली बात मतलब रेट लॉ प्रयोगों से मालूम होता है, प्रायोग, इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। चलो थ्योरी से नहीं होता है। दूसरी बात हम लिखा देते हैं, यह बहुत ही जटिल है, वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन बदलती रहती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? तीसरी बात हम वी फाइंड द रेट लॉ ओनली, यही सबसे बड़ी बात है, ओनली एंड ओनली बाय द एक्सपेरिमेंट। हिंदी वाले बच्चे लिख लें भैया, लिखते भी रहो। रेट लॉ वेग नियम को केवल प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है, केवल प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? रेट लॉ। कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन की डिमेरिट चालू हो गई।
इसका मतलब लॉ ऑफ मास सेक्शन की डिमेरिट चालू हो गई। लॉ ऑफ मास सेक्शन ने क्या कहा था, गुडबर्ग साहब ने कहा था कि डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बस उसको पावर चढ़ा दो, लेकिन यहाँ पे बड़ी कह रहा है कि ये बड़ी जटिल प्रोसेस है, ये प्रयोगों से निर्भर होती है, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली बात माइनस हो गई, गड़बड़ हो गया वहां पर, क्योंकि रेट लॉ ने कुछ बातें बताई। और अब हम लोग एक प्रयोग करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक ए एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, और हम वेग लॉ एक्सप्रेशन की व्याख्या करेंगे। प्रयोग सभी छठ मैया का त्यौहार चल रहा है, सभी विद्यार्थियों को छठ मैया विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती से इनको ज्ञान के लिए, इनका उद्भव कराने के लिए मां को प्रेरित करें, बच्चे प्रेरित हों। ओके बच्चों, अब हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग ऐसे कर देते हैं, माना एक अनजान है तू, माना क्या अनजान है कि P ने रिएक्शन किया 2Q से, पैदा हो गया R। अब प्रयोग शुरू हो गए। प्रयोग कैसे शुरू हो गए भैया? एक्सपेरिमेंट 1 यानी पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंट पहला प्रयोग विद्यार्थी ने क्या किया कि P की, देखो ध्यान से भैया, P की सांद्रता दुगुना कर दिया तो पाया कि जो अभिक्रिया दर है वह 2 गुना हो गई, यानी कि R भी हो गया 2 गुना। तो बताओ P को 2 गुना करने पे R 2 गुना। अच्छा एक मिनट, जब यहां पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो क्यों को हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं? क्यों को नहीं छेड़ना भाई? क्यों नहीं छेड़ना है? क्योंकि हम प्रयोग कर रहे हैं, पहले P से देख रहे हैं कि इसकी डिपेंडेंस क्या है, निर्भरता देख रहे हैं। डिपेंडेंस, वेग नियम क्या व्याख्या करता है? डिपेंडेंस व्याख्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जातियों के ऊपर क्या निर्भरता है। तो देखो क्या निर्भरता है, पहले एक जगह देखें कि P के अगर दुगुना कहीं नहीं तो R 2 गुना हो गया। तो बताइए ध्यान से, R का P के साथ क्या डिपेंडेंस दिख रहा है कि हाई 2 गुना हो रहा है और ये भी 2 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसके पावर 1 चढ़ रहा है। बोलो भाई, अगर इसको 2 कर दिया जाए, फिर से नहीं समझे, RC ऐसे कहते हैं, सांद्रता 2 गुना करने पर रेट भी 2 गुना हो रहा है, तो बताओ पावर कितनी चढ़ रही है? यानी पावर 1 चढ़ रही है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फिर ऐसा किया गया। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसको हम 4 गुना करते हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। बताओ भाई, P की सांद्रता 2 गुना किया गया तो रेट 4 गुना हो गया, यानी हाई 4 हो गया। ये 4 हो गया जब यह 2 चढ़ा, 2 हुआ, जब ये 2 गुना हुआ तो ये 4 गुना हुआ। इसकी मतलब सांद्रता की जो पावर चढ़ी वो 2 चढ़ी। फिर पहला प्रयोग तो होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया गया उसने। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या किया कि जब Q की सांद्रता उसने 2 गुना किया तो उसने रेट पाया भी कि रेट भी 2 गुना हो गया। तो बताओ ध्यान से, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन Q से कैसे संबंधित हो रहा है कि हाई 2 हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो जा रहा है, इसको 2 गुना करने पे ये भी 2 गुना हो जा रहा है, यानी सांद्रता कितने पावर पे चढ़ रही है? 1 पे। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा एक बार देख लीजिए ध्यान से, मैं कई एक्सपेरिमेंट इसी करूंगा। माना पहले P के 2 गुना कहीं नहीं तो रेट ऑफ अपक्रिया 4 गुना हो गया। तो बताओ 4 गुना हो गया और सांद्रता बढ़ने, बस एक चीज समझो, केवल P का यहां मतलब R का संबंध केवल P से समझो कि बताओ इसको, ये भैया 4 हो जा रहे हैं, ये कितना हो जा रहे हैं? ये 4 हो जा रहे हैं। कब 4 हो जा रहे हैं? जब भाई 2 गुना बढ़त है। तो बताओ पावर कितनी चढ़ी होगी? 2 के। हाँ सही कहा। क्यों भैया? हाँ ये देखो यहां गलत लिख रहा हूं। कोई प्रॉब्लम? फिर Q को क्या किया? फिर Q के जब 2 गुना कहीं, P को एकदम चेंज मत करो, Q को 2 गुना किया गया तो R 2 गुना हो गया। तो बताओ यह 2 गुना हो रहा है, यानी यह 2 गुना हो रहा है तो यह भी 2 गुना हो रहा है। तो बताओ इसके ऊपर कितनी पावर चढ़ी होगी? 2 यहां है, 2 यहां, तो पावर 1 चढ़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान समझिएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि भैया इस रिएक्शन के लिए जो प्रयोग से मालूम हुआ
कि R का संबंध P के डबल पावर से B का स्क्वायर था, कोई प्रॉब्लम, और Q के पावर 1 के से इस तरह से संबंधित है। तो इसको इक्वलाइज कर दो, R बराबर K P का स्क्वायर और Q के पावर 1। भैया जो बच्चों आया, ये जो आपके सामने है यह प्रयोगों से मालूम हुआ है, यही इस रिएक्शन का वेग नियम है, रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन। और भी इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठंडियों का मौसम आ गया है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नींद तो आएगी, लेकिन नींद और मृत्यु में बहुत बारीक अंतर है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो नींद का त्याग कीजिए। आप इंटर के बच्चे हैं, इसी समय आपको एनर्जी मिल सकती है। यही वह उम्र है जिसमें आपके हार्मोन्स जो हैं पूर्ण रूपेण एक्टिव हैं, पूरा का पूरा काम करने के लिए। आपके पास बहुत ज़्यादा मुक्त ऊर्जाएँ हैं, गिव्स फ्री एनर्जी यू हैव मैक्सिमम। ओके, चलो फिर कुछ बदलते हैं, यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी बार वेग नियम ही आया है। फिर उसने कहा फिर एक्सपेरिमेंट करो। चलो भैया यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे P की सांद्रता लिख देते हैं, यहाँ Q की सांद्रता लिख देते हैं, यहाँ अभिक्रिया दर लिख देते हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट करते हैं। जब हम P की सांद्रता, देखो ध्यान से भाई, कि जब P की सांद्रता 3 गुनी बढ़ाई गई तो Q की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो पहला प्रयोग क्या कि अभिक्रिया दर 9 गुना बढ़ गई। प्रयोग हुआ पहला कि P की सांद्रता 3 गुना बढ़ाई गई तो R की सांद्रता 9 टाइम्स बढ़ गई, Q में कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो बताओ 3 का 9 के साथ क्या डिपेंडेंस है? स्क्वायर का डिपेंडेंस है। इसका मतलब कि P के ऊपर जो पावर चढ़ने वाली है वो R P के साथ स्क्वायर से संबंधित है। क्यों भाई? यहाँ पे स्क्वायर करोगे 9 गुना हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर ये तो पहली बात निकल गई। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ध्यान से लिखिएगा कि भैया अब की बार P के कंसंट्रेशन में कौनो चेंज नहीं, यहाँ पे इसका मतलब नो चेंज। ऐसे मान भी लिया जाता है जब एक चीज का नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द P। और Q में क्या किया उसने? कह रहा है कि Q को कितना भैया बढ़ाया? 2 गुना बढ़ाया, 2 टाइम्स। इसको 2Q कर दिया, 2Q गुना, यानी यहाँ पे गुना, ये रिएक्शन इस पे मत देखना है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मैं लिख भी देता हूं। यहाँ क्या किया था भैया? 3 गुना। यहाँ क्या किया गया है? 2 गुना। तो पाया कि अभिक्रिया दर जौन है वो 2 गुना बढ़ गई, सॉरी 4R बढ़ गई, यानी 4 गुना बढ़ गई। तो बताओ जब Q की सांद्रता 2 गुना बढ़ी तो R की सांद्रता 4 गुना, R की दर जो है 4 गुना बढ़ गई। तो 2 का 4 के साथ बताओ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ कौन सी पावर चढ़ा दें कि 4 हो जाए? इसका मतलब यहाँ पावर 2 चढ़ा दें। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम भैया? तो इसका मतलब यहां पे एक डिपेंडेंस आ गया कि R Q से इस तरह से संबंधित हो रहा है। दूसरी बात आ गई, फिर से देख लेते हैं। P है, Q है, R है, कंसंट्रेशन सबका लिखा है। 3 गुना बढ़ाया तो ये 9 गुना बढ़ गया, इसका मतलब P के साथ डिपेंडेंस 2 का था। फिर क्या किया? इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर P की सांद्रता में कोई चेंज, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी कुछ देर बाद। फिर P की सांद्रता में कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन Q की सांद्रता 2 गुना बढ़ाने पर यह 4 गुना हो गया, तो फिर इसका डिपेंडेंस 2 गुना, यानी यहाँ पे इस पावर चढ़ गई। तो बताओ Q के भी 2 के पावर हो गया। तो सुनो ध्यान से बच्चों, तो मेरा नया रेट, जो नया वेग नियम आया वो कैसे डिपेंडेंस कर रहा? R
के पी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है बच्चों? स्क्वायर से। और क्यू के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर से। यही तुम्हारा हो गया, यही तुम्हारा हो गया क्या? रेट लॉ, वेग नियम। अच्छा बताइए, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते तब क्या होते? तब तो लॉ ऑफ मास एक्शन से तुम ऐसे कह देते कि R बराबर K और P और Q के पावर 2। रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इस रिएक्शन का तो ऐसे ही लिखा जाता। लेकिन यही बतिया, यही मैं कह रहा हूं, यह है एक्सपेरिमेंटल सत्य है और यह थ्योरेटिकल बात कही गई थी। इसकी ढेर सारी डिमेरिट्स निकल गई, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन का फेलर हो गया। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, कुछ विशिष्ट अभिक्रय आए हैं जहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया जाता है। चलो भैया, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये बात गलत हो गई, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार है। रेट लॉ, जब तुमसे सवाल में ऐसे पूछा जाएगा कि बोलेगा ये प्रयोग किया गया तो बताइए इस रिएक्शन का वेग नियम लिखो। चलो अभी आगे सवाल आ रहे हैं। ओके विद्यार्थियों, लेट्स प्रोसीड। इसका मतलब है कि डिपेंडेंस जो रहता है वो आगे की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो पावर चढ़ती है वो गलत है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात है। और जो वेग नियम अभिक्रिया दर रहती है वह वेग नियम पे चलती है। अभिक्रिया दर जो हम लोग पढ़ते हैं वह वेग नियम के अनुसार चलती है। वेग नियम क्या है? एक्सपेरिमेंटल सत्य है। प्रयोग किया जाएगा तभी वेग नियम निकल सकता है, तभी अभिक्रिया दर ज्ञात की जा सकती है। और जब तक आप वेग नियम नहीं लिख पाएंगे सही से, तब तक अभिक्रिया दर आप गलत निकालेंगे। चलो भैया, लेट्स प्रोसीड। माना कि A+2B से एक रिएक्शन C गवर्न हो रही है और A की निर्भरता और A की निर्भरता ऐसे लिखते हैं कि माना कि एक रिएक्शन A से 2B चल रही है, तो इसके लिए तो रेट लॉ यानी वेग नियम होगा। ध्यान से समझना भैया, तो वेग नियम होगा। चलो भैया, वेग नियम लिखना है। आर रेट ऑफ अपक्रिया, रेट ऑफ रिएक्शन अपक्रिया दर लिखनी है, लेकिन वेग नियम के अनुसार लिखनी है। अगर तुम्हें लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिखना रहता तब तो बड़ा सरल है एकदम। तब क्या हुआ कि आर ए के पावर 1 और बी के पावर 2 चढ़ जाएगी। लेकिन क्या वो सत्य है? अरे भैया, का वो सत्य बात है? नहीं, वह सत्य बात नहीं है। प्रायोगिक सत्य वेग नियम है। तो चलो, तो वेग नियम होगा, ऐसे होगा। R बराबर K, A की डिपेंडेंस इसके ऊपर X से होगी और B की डिपेंडेंस यहां पर Y से होगी। तो यह इस रिएक्शन का एक मान लिया गया कि यही इसका वेग नियम है इस रिएक्शन का। अच्छा, थोड़ा इसमें देखिए क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते, अरे भैया देखो इसको, अगर इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया जाए तो क्या ऐसा लिखा जाएगा? नहीं, एकदम नहीं ऐसा लिखा जाएगा। इस पे हम क्या लगाए हैं? यह वेग नियम लिखे हैं और यह अभिक्रिया दर लिख रहे हैं वेग नियम के अनुसार। यह एक एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन है यह। और यहां पे डिपेंडेंस ए का 1 के साथ और 2 के साथ नहीं है, बल्कि ए का डिपेंडेंस x के साथ है और बी का डिपेंडेंस y के साथ है। तो ये सब हैं क्या? लिखो ध्यान से, लिखते भी रहिए। ए क्या है, बी क्या है, x क्या है, y क्या है और k क्या है, और यह पूरा क्या है? चलिए, ए की सांद्रता है, कोष्ठक बना दिया, मोल पर लीटर में है। ये क्या भैया? B की सांद्रता है। सुनो ध्यान से, x क्या है? A अभिकारक की कोटि है। A अभिकारक की कोटि है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
विद रिस्पेक्ट टू ए के संदर्भ में यक्स जो क्या है वह इसकी यही कोटि है। तो बताओ वाई क्या है? वाई क्या है? बी अभिकारक की कोटि है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी है। अच्छा एक बात और लिख देते हैं, यक्स प्लस वाई क्या है? यक्स प्लस वाई को हम यन कहेंगे भैया, या पूरी अभिक्रिया की, यानी पूरी अभिक्रिया, टोटल रिएक्शन जो चले, पूरी अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी अभिक्रिया की कोटि है, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है भाई। इतना नोट करिए, फिर आगे कुछ और बढ़ते हैं। अच्छा के यार मैंने लिखा ही नहीं, के भैया ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, चलो अभी अलग से लिखता हूं इनको। पहले तो यही लिख लो खूब बड़ा बड़ा तुम लोग कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम एज वेल एज इन बोर्ड एग्जाम। सभी बोर्ड एग्जाम में और बढ़िया बढ़िया परीक्षाओं में के बारे में पूछ देता है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो अभी हम के बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल में। के को लिख लीजिए, दिस इज द, ओके लेट्स कम। थोड़ा सा के बारे में सूचना दे देते हैं। के बारे में लिख लो, अबाउट के, अबाउट के बारे में। फर्स्ट, इसको वेग नियतांक कहते हैं बच्चों, यानी स्पेसिफिक रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट कह लो। पहले तो इसको रेट कांस्टेंट कहो, फिर इसको बच्चे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, फिर इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे बताएंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। चलो भैया के बारे में, सुनिए ध्यान सभी लोग, चूंकि अभी मैंने पढ़ा था कि जो रिएक्शन हम लोग माने थे A+2B से बन रहा था C ना, तो इसके लिए वेग नियतांक लिखो भाई, सॉरी वेग नियम लिखो, R बराबर K, A के पावर X, B के पावर Y। ओके, यदि A की सांद्रता बराबर B की सांद्रता बराबर 1 मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा के निकालते हैं, के बराबर R अपान के बराबर R अपान A के पावर X चढ़ गया, B के पावर Y चढ़ गया। बोलो भाई, हो गया? अच्छा बताओ R का मात्रक क्या है? के का, हम लोग के बारे में कुछ जानना कर रहे हैं, अबाउट के हम बन रहे हैं। व्हाट इज अबाउट के? R अभिक्रिया दर मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स होता है, मात्रक होता है ना, भागे आई बताओ का है, यो मोल प्रति लीटर है। यस, इसके पावर कितना है? x। आई बी का है, इसको ऐसे लिखो भाई, थोड़ा सुंदर रहे। सांद्रता को ऐसे ही बड़का कोष्ठक में लिखा जाता है। चलो ये क्या हो गई भैया? ये भी है मोल प्रति लीटर y। इतनी बात। अच्छा आप थोड़ा इधर आ जाओ, ये और आगे बढ़ते हैं यहां तक, ये यहाँ। चलो पढ़ो भाई। x प्लस वाई बराबर n मैंने कहीं लिखा था, हाँ लिखा था, ये 1 है। तो k बराबर मोल प्रति लीटर, इसके पावर 1 था, सेकेंड इनवर्स
बोलो भाई, अपान आई मोल प्रति लीटर लिखा है, मोल प्रति लीटर लिखा है। और बच्चा बताओ, ये दोनों x प्लस वाई जुड़ जाएंगे तो x प्लस वाई n मैंने लिखा था कि नहीं, लिखा था कि नहीं? जब अभी रिएक्शन पढ़ा रहे थे मैंने बताया x प्लस वाई, x क्या है, a की ऑर्डर है, a की कोटि है, y क्या है, b की कोटि है, और x प्लस वाई बराबर n। चूंकि यहां लिख देता हूं, चूंकि ये n कहां से आ गया, x प्लस वाई बराबर n आया था अभी, कुल अभिक्रिया की कोट, ठीक है। तो k क्या हो गया, मोल प्रति लीटर 1, ये ऊपर चला जाएगा -n सेकेंड इनवर्स, तो शॉर्टकट में लिख दो यार, मोल प्रति लीटर, इसको ऐसे कर दो 1 - n सेकेंड इनवर्स। बहुत ज़्यादा जरूरी है यह बात, थोड़ा इसका डेरिवेशन आप देखिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आगे बच्चा मुझे कमेंट में बताना आप लोग। के बारे में, के वेग नियतांक है, रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। बीएससी के बच्चे, नीट के बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई के बच्चे, वे लोग इस तरह से याद करेंगे, यूपी के बच्चे वेग नियतांक कहेंगे। माना की रिएक्शन ये चल रही थी, माना कि मैंने वेग नियम ये लिख दिया, तो वेग नियम में मुझे मानना क्या है, ऐसे लिखना ही था, क्योंकि मैं अगर 1 और 2 की पावर चढ़ाता तब तो लाफ मास एक्शन हो जाता। फिर उसके बारे में यहाँ पे जो कुछ लिखा गया सबके बारे में डिनोटिफाई कर दिया गया कि यदि ए की सांता और बी की सांता एक एक मान लेवल जाए, यूनिटी मान लेवल जाए, तो ये बताओ एकल मात्रक हो जाएगा मोल। सब गणित के बच्चे, बायोलॉजी के भी बच्चे समझ रहे हैं इसको, इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है। ये बताओ x प्लस वाई को जोड़ दिया तो यहाँ n आ गया, यहाँ n है, ये ऊपर जाएगा तो 1 - n हो जाएगा, ये मोल प्रति लीटर, इसको ऐसे लिख दिया। इतनी बात हो गई के बारे में। अब के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बोर्ड परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है। ओके बच्चों, आपको यदि इसमें कहीं कोई समस्या आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे ये बात पूछिएगा, हम उसका जितना भी हमारे पास समय और हमारे पास जितना इनसाइड नॉलेज है, हम उसके अनुसार आपको आंसर देंगे। मैं मास्टर रुद्र, आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये हमारा तीसरा कंटिन्यू वीडियो है। मैं दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो एकदम कंटिन्यू रहेगा, एकदम कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके बाद इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जनरल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कुछ भी है। अभी चूंकि हमने शुरू किया है केमिकल काइनेटिक्स से, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और इसमें यदि कहीं किसी को समस्या हो, हाँ एक समस्या हो सकती है, पहली वीडियो नहीं बनी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी उसको अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन जहाँ से पढ़ा रहे हैं आप कंटिन्यू बनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ओके मित्रों, भाइयों बहनों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।